नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। आपने मोदी को सुना, कल योगी आदित्यनाथ भी तेलंगाना में रैली कर रहे थे। उन्होंने तो फिर ऐलान किया कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। तो आपको सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में कैसे हुंकार भर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना की जंग फिलहाल दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। वोटिंग में सिर्फ 4 दिनों का समय बाकी है। हर पार्टी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। मैंने आपको शुरू में कहा कि लड़ाई दिलचस्प है, ऐसा इसीलिए क्योंकि बीआरएस की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, लेकिन बीजेपी से ट्रायंगल देने में जुटी है। इसीलिए तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी की टॉप लीडरशिप सिर्फ केसीआर को नहीं बल्कि राहुल गांधी और ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है। सबसे करारा हमला तो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी, ये तीनों एक साथ हैं। वहीं कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के साथ बीआरएस है और ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम पहले से है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में पीएम है। कल पीएम ने कहा था कि बीआरएस और राहुल गांधी की सोच और समझ स्वार्थी है। आज उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि राहुल की तरह केसीआर को सीट किस लिए बदलनी पड़ी, क्योंकि वो बीजेपी से डर गए। इस लड़ाई में आज पीएम ने सुल्तान शाही और निजाम शाही पर जमकर क्लास लगाई। क्योंकि वहां के मुस्लिम खफा हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले तेलंगाना की मुस्लिम जेएसी संस्था ने अपने समर्थन का ऐलान किया और कहा कि वो इस चुनाव में कांग्रेस के साथ हैं। ध्यान से सुनिए, वो कांग्रेस के साथ हैं, ना कि ओवैसी के साथ। तो ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समाज ही ओवैसी को हराने पर अड़ गया? इस पर आज मुकाबला में होगी बहस। पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनवा देते हैं। तेलंगाना के सीएम ये इसे अपनी जागीर मानते हैं। केसीआर को आखिर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वहां क्यों जाना पड़ा? कांग्रेस के राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था, केसीआर को भी भागना पड़ा है। इसका एक बड़ा कारण बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार इटला राजेंद्र जी है और दूसरा कारण किसानों और गरीबों का गुस्सा है। आपने मोदी को सुना। कल योगी आदित्यनाथ भी तेलंगाना में रैली कर रहे थे। उन्होंने तो फिर ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। सुनिए। कांग्रेस ने तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहां पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। इस बीच से आपके पास आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तो ओवैसी को करारी मिर्ची लगी। उन्होंने भी पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद का नाम नहीं बदला जा सकता। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियां कादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको। याद है कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते। यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोल रहे मैं रिजर्वेशन को खत्म कर दूंगा। अमित शाह साहब, आप मलकपेट हार रहे हैं, पहले यहाँ आके देख लो कितना गड़े में आप पहुंचा दिया बलाला आपको। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया, कहा कि हैदराबाद का नाम नहीं बदल सकता। फिर ओवैसी राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में आ गए। उन्होंने कहा कि राहुल के 2 यार, एक इटली और एक मोदी। राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले, मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले असदुद्दीन ओवैसी के 2 यार, एक मोदी और नहीं, मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था। तो हमारे मुंह को नहीं लगना था।
इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। अब राहुल ये बताओ, अमेठी तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है? और उसका जिम्मेदार कांग्रेस की हथेली है या इसमें कोई पहेली है? तो शायराना अंदाज पर एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। तेलंगाना चुनाव में दिलचस्पी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि ये मुकाबला ट्रायंगल करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला। एक एक करके सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या मुसलमान ओवैसी से खफा हैं, और अगर हैं तो इसकी वजह क्या है? ओवैसी से अलग हटकर मुसलमान केसीआर की बजाय कांग्रेस के पास क्यों चले गए हैं, इसी पर करेंगे मुकाबला। तमाम खास मेहमान हमारे साथ अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, मुफ्ती वजाहत कासमी, संयोजक एमआरएम, आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम, और तस्लीम रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल हसन जी, इस बात का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। सबसे ज्यादा बात आप मुसलमानों की करते हैं, लेकिन जब फैसला लेने की बात आती है तो मुसलमान आपको नहीं बल्कि कांग्रेस को चुनने की बात करता है। अरे मैडम, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही कागज पे है। ये ऑर्गेनाइजेशन आप उनको बोल दीजिए, मोदी जी को, योगी जी को, राहुल जी को, नामपल्ली जरा आ जाएं, याकूतपुरा आ जाएं, मलकपेट आ जाए, चंद्रयान गुट्टा आ जाए, चार मीनार आ जाए, कारवान आ जाए, पता चल जाएगा, जुबली हिल्स आ जाए, पता चल जाएगा, राजेंद्र नगर आ जाए, एमआईएम की ताकत क्या है। सब जगह बीजेपी कांग्रेस हारेगी। ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, 3 तारीख को इसी वक्त आपसे मिल लेंगे। इतनी हिम्मत किसी को नहीं है जो नामपल्ली आए। ना मोदी जी, ना राहुल जी, ना योगी जी की हिम्मत है, ना याकूतपुरा आने की हिम्मत है, ना मलकपेट आने की हिम्मत है, ना चार मीनार जो हैदराबाद की शान है वहां आने की हिम्मत है। सिर्फ दूसरे जगह जा रहे हैं जहां जहां पे कुछ नहीं है, उसी क्या जा रहे हैं। वो बोरो प्लेयर इटला राजेंद्र जो है, तेलंगाना से बाहर की जगह है क्या ये? उसी के कंधे पर मोदी जी। नहीं, ये तेलंगाना से बाहर की जगह है क्या, जहां पर मोदी जा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं? हैदराबाद के तेलंगाना से अलग पड़ता है? नहीं, हैदराबाद शहर है जहां पर एमआईएम लड़ रही है। डर से नहीं आ रहे हैं। बोलिए ना नामपल्ली मोदी जी को, योगी जी को आने, बोलिए मलकपेट आने, याकूतपुरा आने, तब ना समझेंगे किसमें कितना दम है। जनता हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, सब पता चल जाएगा कौन नाम बदलेगा, कौन क्या बदलेगा। अच्छे का यहाँ पे पालकी लिखा गया, ये हैदराबाद है। यहाँ पर बिरयानी है, यहाँ पर डिकाशन है, यहाँ पे ईरानी चाय है, यहाँ पे शेरवानी वाला एक मौलाना है, टोपी पहन के दाढ़ी रखता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और एक सुपरस्टार फिलैंथ्रोपिस्ट अकबर ओवैसी साहब है। पता चल जाएगा दोनों के बारे में क्या जलवा है। देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार आप लोग करते हैं, उसकी बानगी तो सबने देखी। आप अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे तो वो कैसे चुनाव प्रचार करते हैं, उसकी बानगी तो सबने देखी। उनका वीडियो तो खूब चर्चाओं में आया। आदिल हसन साहब, ऐसे जीतेंगे क्या चुनाव? पुलिस पर अपनी हनक दिखाकर, सत्ता की हनक दिखाकर आप चुनाव जीतने चले, और आप ललकार ऐसे रहे हैं अब बाकी पार्टियों को जैसे न जाने कितने झंडे गाड़ दिए आपने, कितने कैंडिडेट उतारे हैं आपने, बताइए। प्राची जी अकबर ओवैसी साहब 88,000 वोट से जीते थे। इस बार 1 लाख वोट से जीतेंगे। मोदी जी, योगी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जितने जी है ना, सबको चंद्रयान गुट्टा में ले आइए। वो आदमी 20,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराता है, वो एसएससी का, इंजीनियरिंग का फ्री में पढ़ाई कराता है। ओवैसी हॉस्पिटल में गरीबों का सस्ते में इलाज होता है। आदिल हसन जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो आपका अपना स्टेट है, जो आपका अपना गढ़ है, जहां से आप आते हैं, वहां आप जितने कैंडिडेट उतारते हैं उससे ज्यादा तो आप यूपी बिहार में उतार देते हैं। इतने ही मजबूत हैं तो लड़ते ना, उतारते अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेट। हम तो अदानी अंबानी का चंदा मेरे पास नहीं ना आता है। तो यूपी बिहार में मिल जाता है क्या चंदा आपको? और राहुल जी को आता है। यूपी बिहार में चंदा मिल जाता है, गुजरात में चंदा मिल जाता है, अपने स्टेट में नहीं मिलता आपको। इसलिए यूपी बिहार में सुन लीजिए, सुन लीजिए, यूपी में पासवान बिरादरी, माझी बिरादरी, कुर्मी बिरादरी, यादव बिरादरी, सब बिरादरी की लीडरशिप है। मुसलमानों की, दलितों की उस मजबूत आवाज नहीं है। बैरिस्टर साहब वही आवाज देने आए हैं। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, लालू जी, कभी नीतीश, अजय आलोक जी, देखिए चुनौती दे रहे हैं आपको यहाँ पर बैठकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन साहब। कह रहे हम लोग तो इतने मजबूत हैं कि आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आप आए और सामने आकर इनसे चुनाव लड़ें।
बोल दीजिए है हिम्मत तो जरा देख ले जलवा। अजय आलोक। अकबर साहब क्या भेज दीजिए, पता चल जाएगा क्या जलवा आप है। रुक जाइए, भाजपा का। जवाब आने दीजिए, बोलिए अजय आलोक जी। वो तो हिम्मत देख ही ली थी ना, वो तो हिम्मत देख ही ली थी जब बोला था 100 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान, और उसके बाद इंग्लैंड में छुपे हुए थे 1 महीने तक, डर के मारे आ नहीं रहे थे इंडिया, फिर आए तो जेल की सैर करनी पड़ी। वो तो इनका याराना है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, कि केसीआर ने कोई गवाही नहीं दिया तो अदालत से छूट गए। हिम्मत कितनी है, वो तो पुलिस वालों को उस दिन बोल रहे थे इनको दौड़ाएं क्या, दौड़ाएं, और पुलिस वाले का दौड़ाने पर उतर जाए, सरकार बदलने दीजिए 3 तारीख को, फिर देखते हैं कौन किसको दौड़ाता है। अरे भागते रह जाइएगा, हैदराबाद की गलियां छोटी पड़ जाएंगी, समझे ना। अभी केसीआर के साथ मिलकर बैठ के सरकार चला रहे हैं, पुलिस को अपनी जेब में रखे हुए हैं, तो हिम्मत ज्यादा बढ़ी हुई है। 3 को सरकार बदलने दीजिए, देखते हैं कौन दौड़ता है कौन भागता है। ये कुछ नहीं है, ये गुंडों की जमात है प्राची जी। केसीआर है ये ओवैसी, पहले कांग्रेस ने वहां गुंडागर्दी चलाई, कांग्रेस को हटा के ये गुंडों की जमात आई, ट्रस्ट कर दिया इन्होंने तेलंगाना को। अजय आलोक दलाल है। तीनों उसी के हैं। आदिल हसन साहब, आप एक चर्चा में बैठे हुए हैं, सम्मानजनक चर्चा यहां पर हो रही है, तो शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है अब ये मैं आपको सिखाऊंगी। आप चुनावी चर्चा करिए, आप राजनीतिक चर्चा करिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप आदिल हसन जी। ये कोई तरीका होता है चर्चा में बैठने का, या किसी भी मेहमान को कुछ भी बोलने का? नहीं है क्या मैडम? रुकिए आदिल हसन जी, अब थोड़ी देर आपको मैंने पूरा मौका दिया, आप जरा दूसरे मेहमान से बात करने दीजिए मुझे। और अगर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल आप करते रहेंगे आदिल हसन जी, तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी सर। आप शो पर आकर मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। तो अजय आलोक आप गुंडा किसको AIMIM बोल रहा के है? प्रवक्ता हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर कुछ भी बोलने लग जाएंगे। आवाज कम करिए आदिल जी की। अरे भाई, तो अजय अजय आलोक जी आलोक बोलिए। गुंडा किसको बोल रहा है, पूछिए तो। अजय आलोक गुंडा किसको बोल रहा है? आपको गुंडा मैं नहीं बोल रहा हूं, गुंडागर्दी जिसका चार्ज इलेक्शन कमीशन ने लगाया है अभी अकबरुद्दीन ओवैसी पे, कि जब उन्होंने पुलिस वालों को बोला था कि इनको दौड़ाएं क्या, मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते हो, एक बात बोलूंगा तो दौड़ने लगोगे, दौड़ाएं क्या, ये गुंडागर्दी होती है, जो कि चुनाव आयोग ने भी कहा है। अब गुंडागर्दी कौन करता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यही बोल रहा हूं मैं। 3 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, जिसके कारण गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, उसका नाम है सरकार। जो केसीआर के साथ मिलकर बैठ के सरकार चला रहे हैं, उसी के कारण गुंडागर्दी हो रही है, और जब सरकार जाएगी तो गुंडागर्दी भी चली जाएगी। और इस बार वो हश्र दिख रहा है। केसीआर आपके 2-2 सीट पे लड़ रहे हैं, आप खुद 19 सीट पे लड़ रहे हैं, ये किस लिए, ये मिली भगत किसकी है, किसी को पता नहीं है क्या? यूपी बिहार में आके क्या यूपी बिहार के मुसलमान आपको कोई मानते हैं? झगड़े तो थे यूपी में, क्या हश्र हुआ आपको? मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाने की मंशा रखने से मुस्लिम लीग पार्ट 2 ये देश नहीं बनने जा रहा है। एक होड़ लगी हुई है प्राची जी, एक होड़ लगी हुई है राजस्थान, आदिल हसन जी आप बोलते रहिए, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है सर, तो थोड़ा सा रुक जाइए और इंतजार कर लीजिए अपनी बारी का। अपनी बारी आएगी आपकी, तब आप काउंटर कर लीजिएगा। आपको जितना बोलना है आप बोल लीजिएगा, लेकिन तब भी अमर्यादित भाषा का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपकी आवाज को बंद कर दूंगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अजय आलोक साहब को भी अजय आलोक जी ये कह रहे हैं, कांग्रेस तो ये तक कह रही है मोदी के 2 यार BRS और ओवैसी, अब किसका किससे क्या कनेक्शन है तेलंगाना में? देखिए मोदी के कौन यार हैं, तो मोदी जी खुद ही बता चुके कि जब केसीआर आए थे कि हम एनडीए में आना चाहते हैं, मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए थे कि धन्यवाद। और ओवैसी जी को कौन लेगा ये तो आप भी जानती हैं। तो कौन यार है और किसका याराना है, ये पूरे देश की जनता को पता है। मैं कह रहा हूं कि होड़ लगी हुई है इस देश में, कांग्रेस ओवैसी, कांग्रेस सपा, कांग्रेस राजद, सब में आपस में होड़ लगी हुई है कि मुसलमानों का वोट किसे चाहिए। जिसको देखिए वो मुसलमानों के वोट के पीछे पड़ा हुआ है और हिंदू का शोषण करने में तुड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है। ये अब नहीं चलेगा देश में, ये बदलना होगा। ये बदल रहा है और हम बदल के रहेंगे। और तेलंगाना की जनता 30 तारीख को इनको जवाब देगी। ये मलक पेट चिल्ला रहे हैं ना, क्या वहां पे आओ देख लो जलवा, किसकी हिम्मत है। वहां भी आएंगे और आपके इतिहासों का और अपराधों का पूरा कच्चा कारनामा खुलेगा 3 तारीख के बाद। उसकी तैयारी कीजिए साहब। ये जो घबराहट और बौखलाहट उसी के लिए हो रही है और कोई कारण नहीं है। मैं आदिल हसन जी आपके पास आ रही हूँ, बाकी मेहमान भी है, जरा उनको मैं चर्चा में शामिल कर लूं। पूरा मौका दिया है, मैं पहले उनके पास चली जाऊं, फिर आपके पास लौट कर आऊंगी, फिर आप अपनी बात रखेगा। तस्लीम रहमानी जी, सबसे ज्यादा बैठकर अभी आपके सामने ही आदिल हसन साहब मुसलमानों की दुहाई दे रहे हैं। यूपी बिहार में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए ज्यादा सीटों पर वो लड़ते हैं। तेलंगाना में वो कह रहे हैं हमारी स्टेट है, हम तो उनको बहुत प्रतिनिधित्व देते हैं, इसलिए हम कम सीटों पर लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी क्यों मुसलमान किनारा कर रहा है AIMIM से? देखिए प्राची जी, मुसलमानों की पहचान शेरवानी, बिरयानी, ईरानी नहीं है और ये इश्यूज़ भी नहीं हैं मुसलमानों के, दोनों नहीं हैं।
हमारी पहचान एपीजे अब्दुल कलाम है, शहीद अशफाक उल्लाह खां हैं, मोहम्मद शमी हैं जो क्रिकेटर हैं, ये हमारी पहचान इस मुल्क में है। हमने पिछले 75 साल आज़ादी के बाद से अब तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कभी भी एनकरेज नहीं किया। वो चाहे मुस्लिम लीग को हमने कभी निकलने नहीं दिया केरल के बाहर, बहुत कोशिश की है। असदुद्दीन अवैसी साहब का अपना एक असर है, वो तेलंगाना के एक हैदराबाद वाले पार्ट पे है। आप देखिए 117 सीटों में से वो सिर्फ 9 सीटें गालिबन लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कभी लड़े भी नहीं। अभी शायद 2 सीट ज़्यादा लड़ रहे हैं, 7-8 सीट ही लड़ते हैं, एक MP वहाँ से निकालते हैं। उसके बाहर उनको कभी भी किसी भी स्टेट में वोट नहीं दिया गया, वो हर जगह गए। आज और हमने हमेशा सेकुलर पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है और उनको वोट किया है और करते हैं और किया है, इस अभी भी कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि जब सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज भी सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के बजाय सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती हैं तो मुसलमानों के अंदर एक मायूसी पैदा होती है। तब वो चाहते हैं कि उनको एक अपना कोई अल्टरनेटिव मिल जाए। उस गैप को फिलअप करते हैं कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी साहब। तो उनको फिर हैदराबाद के बाहर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ भी दिखाई दे रही है, इस डिबेट में भी दिखाई दे रही है कि एक टोन MIM के नुमाइंदे आदिल हसन साहब यहाँ हैं, उनकी है, वही तकरीबन पोलराइजिंग टोन BJP के नुमाइंदे की है। तो ये दोनों का जो ये नूरा कुश्ती है कि कम्युनल पॉलिटिक्स की, एक तरफ आप देखिए कि 5 स्टेट के इलेक्शन में BJP के पास एक स्टेट मध्य प्रदेश थी जो मैंडेट चुरा के बनाई थी, अब वो भी हाथ से जा रहा है। तो BJP के लिए 5-0 का इलेक्शन है और लास्ट मूवमेंट पे जो कैंपेन चल रहा है वो टोटल पोलराइजिंग कैंपेन है। नाम बदलने से किसी शहर का, किसी रियासत का, किसी इदारे का उसका किरदार नहीं बदल जाता है। ये बार बार सबने देखा है। लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके, हालांकि तेलंगाना में आपका कोई स्टैंडिंग नहीं है, आप नहीं जीत रहे वहां पर। एक बार फिर शायद KCR, खुद BJP के लोग भी शायद KCR कोई वहां पर वोट करें, ये आसार दिखाई दे रहे। तो ऐसे में ये पोलराइजिंग पॉलिटिक्स, ये मुसलमान इसको छोटा सा जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी। 5 स्टेट्स आपके हाथ से जा रहे हैं, ये बड़ी भविष्यवाणी तस्लीम रहमानी जी कर रहे हैं और इसीलिए आप लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं। न 3 में है न 13 में है। काउंसिलर का इलेक्शन आज तक जीते नहीं निजामुद्दीन से या भोगल से, और ये हमें कह रहे हैं कि 5 सीट हम हारने जा रहे हैं। ये बात करें मुसलमानों की तो ये सेकुलर तारीख को बात कीजिएगा प्राची जी, इनको भी बुलाइएगा। हम हिंदुओं की बात करें तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। नहीं, हम हिंदुओं की बात करें तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। बात करें आप मुसलमानों की तो आप पोलराइज नहीं करते हैं। हम अगर हैदराबाद को भाग्यनगर का अगर योगी जी बोलते हैं तो हम पोलराइज करते हैं। क्या गजब लॉजिक है साहब आपके हिसाब से। तो फिर 80% हिंदू को पोलराइज होना चाहिए देश में, और देश में 80% लगातार नहीं है राज करना चाहिए। फिर तो आप लोग कोई है ही नहीं। 80% अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए खुद ही आ जाते हैं। भाई जो BJP को जो वोट दे आप उसको हिंदू मानते हैं क्या? उसके अलावा मुसलमान एंड ब्लॉक वोट करते हैं क्या? KCR हिंदू नहीं है क्योंकि मुसलमान पोलराइज है। आप लोग KCR हिंदू नहीं है, बताइए क्या? राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? अखिलेश यादव मुसलमानों को वैसी की तरफ पोलराइज करना है कि मुसलमानों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया है। आपकी लड़ाई तो उधर ही है, आपकी ऊपर लड़ाई आपकी उधर नहीं है। गजब सेकुलरिज्म का मतलब, मुसलमानों की जो बात करे वो सेकुलर हो गया। वाह भाई सेकुलर। अवैसी को अच्छा चलिए ठीक है, सेकुलर पैदा होने लगे तो समझिए एक एक करके बात रखते हैं। सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है ये आगे चर्चा कर लेंगे इस डिबेट में। विनोद बंसल जी, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तस्लीम रहमानी जी कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति हो रही है वो भी तो बड़ी खतरनाक है और इसकी वजह से एक डर आप पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं आप, खासकर मुसलमानों में। प्राची जी, ये जो बात भाग्यनगर की हो रही है और भाग्यनगर को अभागा बनाने वाले बैठे उनको एडवोकेट कर रहे हैं आप, देखिए ना जी। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग भगवान शंकर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे वो तो आज डिबेट में बैठे हुए हैं। और जिस व्यक्ति ने सीधी साफ बात हदीस को कोट करते हुए एक टीवी चैनल पर बोल दी तो वो आज निर्वासित जीवन व्यतीत करने को है। यही तस्लीम रहमानी है ना, ये जो हमारे बाबा भोले शंकर को गाली दे रहा था, ये वही तस्लीम रहमानी है ना जिसके कारण जो है आज पूरे दुनिया देश के अंदर लंका लगी थी। आप बताएं यही तस्लीम रहमानी जिसके कारण इसी भाग्यनगर से सरतन से जुदा की गैंग निकली थी और लोगों को खाने के लिए दौड़ी थी। क्या भाग्यनगर के वो जो शासक हैं, जो अभागे असदुद्दीन ओवैसी के जो गुर्गे हैं, वो उन्होंने क्या उनके ऊपर को अंकुश लगाया क्या? उन जो सरतन से जुदा की गैंग जो हजारों की संख्या में हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की उतरी थी, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई की क्या? हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाना, वहां पर हिंसा, अनाचार, पापाचार करना, साथ ही साथ धर्मांतरण, लफ्जियात के अड्डे खोलना,
ये जो ओवैसी और ओवैसी के गुर्गे जो है ना जी, और जिस तरह से ये जो केसीआर जो पोषित और पालित जो ग्रुप लोग हैं, वो जिस तरह से हिंदुओं का दोहन कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाग्यनगर का भाग्य बदलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी तरह से ये जिस तरह से जो 5 राज्यों की बात कर रहे हैं ना जी, 5 को छोड़ दीजिए, 5 सीट ले आना तो भी बड़ी बात है आपके लिए। मैं कहता हूँ देखिए, अभी चूंकि राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनने को उद्घाटन होने वाला है, इनकी चिड़ी सी बात की है। आपको भी इतना ही वक्त मिला था, तस्लीम रहमानी जी, आपको भी इतना ही वक्त मिला था, सबको बराबर बराबर वक्त मिला था। कम से कम आप ये तो नहीं तय करें ना कि किसको कितना वक्त मिलेगा। इस मुल्क में अक़लियतों को डराने का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये जो बात कर रहे हैं, ये जाति, ये फस्तायत का एक खास एक पहचान है कि जातियात अच्छा ठीक है, विनोद बंसल जी रुक जाइए और अब तस्लीम रहमानी जी आप रुक जाइए। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, एक मिनट, एक सेकंड, यहाँ पर नहीं शुरू करते हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, ये कौन किसको डरा रहा है और कौन सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है, अगर मैं तस्लीम रहमानी जी की बातों को कोट करूं तो? विनोद बंसल जी से भी पूछे ना, ये सवाल के जवाब से भाग क्यों रहे? जातियात का पर्दे में बुर्का पहन के। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर। अरे आप छोड़िए, मुफ्ती वजाहत कासमी जी, आपके अगर कोई विनोद बंसल जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, कासमी साहब को बोलने दीजिए एक मिनट सर। कौन सत्संग की जुड़ा वाली गैंग के साथ खड़ा है, कौन आप ही है वो? मैं चर्चा करूंगी, मैं दोनों की आवाज कम करवा दूंगी। कासमी साहब को बोलना है, एक मिनट रुक जाइए, आवाज कम करिए सिर्फ कासमी जी की आवाज। आप है सर तस्लीम रहमानी जी प्लीज बोलिए, मुफ्ती वजाहत कासमी जी। जिसमें आपने हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम करने की। देखिए प्राची जी, चुनाव का वक्त है और बात जो है वो तेलंगाना पर हो रही है। ओवैसी साहब के क्या हालात हैं, क्योंकि मैं उसको बहुत करीब से समझता हूँ, हैदराबाद के हालात को। हैदराबाद का मुसलमान इनसे कितना परेशान है, इसलिए आप देखना चुनाव में कि वो कांग्रेस को और दूसरी पार्टी को बराबर का विकल्प बनाएगा। और तेलंगाना की आवाम काश के भारतीय जनता पार्टी को चुनती तो उनको यूपी जैसा साफ सुथरा लॉ एंड ऑर्डर मिलता, हरियाणा जैसी अच्छी हुकूमत मिलती, और वो भी उनकी माँ बहन बेटियां भी महफूज रहती। और ओवैसी के जो कारपोरेटर और एमएलओ की शक्ल में जो वहां गुंडाई करते हैं, एक ईंट भी हैदराबाद में किसी बिल्डर को लगाने नहीं देते, एक ठेली से भी वसूली करते हैं, जो आज ये 20,000 बच्चों को पढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं। एक इंजेक्शन जी, आप जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा शब्द तो यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो आप तो पाठ ना पढ़ाइए किसी को, और आप तो तय मत करिए कि कौन क्या बोलेगा। आप तो सीधे गाली गलौज पर आ जाते हैं। आप अपनी शब्दों को पहले देख लीजिए, बाकी दूसरों को समझाइएगा। मैंने प्राची जी गुंडाई शब्द तो यह संवैधानिक शब्द नहीं किया, तो मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। करूंगा, एक मिनट, मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। मैं हैदराबाद के हालात से वाकिफ हूँ, मैं हैदराबाद के हालात से वाकिफ हूँ, मुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। हैदराबाद का मुसलमान, हैदराबाद का ताजिर, और मैं जानता हूँ उस पुलिस अफसर को भी, उस आईपीएस को भी, जिसके ऑफिस को तुमने ओवैसी का ऑफिस बनाया हुआ है, एमआईएम का ऑफिस बनाया हुआ है। अकबर के क्या हालात हैं, पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हैं वो, कि हैदराबाद के उस खित्ते पे पुलिस की और लॉ एंड ऑर्डर की कोई हकीकत नहीं है। आप आज चैलेंज कर रहे हो, योगी जी इतना बड़ा प्रदेश चला रहे हैं, इतना बड़ा स्टेट चला रहे हैं, है किसी मक्खी और मच्छर के मार देने की हिम्मत, और तुम कहते हो कि मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान डरेगा तो प्रयागराज में गले काटेगा, वो लारेब हाशमी डरा हुआ मुसलमान है जो तुम गले काट रहे हो लोगों की। ये राजनीति मत करो। आप मोदी जी को सराहो, योगी जी को सराहो, साफ सुथरा लॉ एंड ऑर्डर दो। तुम्हारी 7-8 सीटें आती थी वैसी की, तुम्हारी गुंडागर्दी और वसूली की वजह से 4 सीटें भी नहीं आएंगी। मुसलमान तुम्हारी लीडरशिप को नकार चुका है, पूरे देश में नकार चुका है, और मुसलमान तुम्हारा लुकमा नहीं बनेगा अब सियासत में। अच्छा चलिए ठीक है, आदिल हसन जी, आपके मन मुताबिक कोई ना बोले तो आप देने लगते हैं उसे टैगलाइन, आप देने लगते हैं उसे अपने हिसाब से नाम। अब आपके हिसाब से पूरा देश तो नहीं चलेगा, और आपके हिसाब से यहाँ पर मेरे मेहमान बोलेंगे नहीं। आपको तो जवाब तस्लीम रहमानी जी ने भी दिया था, मैं उनका सवाल आपके पास लेकर आऊंगी। मुझे ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। आदिल हसन साहब, पहले तो आप ये तय कर लीजिए ना कि आप टीम किसकी हैं। कोई आपको बता रहा है कि आप बीजेपी की टीम है, कोई आपको बता रहा है कि आप कांग्रेस के सहयोगी हैं। आप मदद किसकी कर रहे हैं इन चुनावों में? धर्मद्रोहियों की, मैडम, आप देख लिया कि 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है,
लेकिन कहीं भी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं हुआ। इस कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कहीं भी। राजस्थान में तेलंगाना से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, मध्य प्रदेश में आबादी है, वहां माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं हुआ। ये बैरिस्टर साहब की ताकत है, MIM की ताकत है जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन तेलंगाना में आके कर रहा है। ये हमारी ताकत है और उसको माइनॉरिटी कह रहे हो, समझे। तेलंगाना में सुन लीजिए मैडम, बोलने दीजिए। देखिए बीच में बोल रहा है विनोद बंसल जी। मैडम, विनोद बंसल जी रुक जाइए। मैडम बोलने दीजिए। बोलने दे रहे हैं सर, आदिल हसन जी बोलने दे रहे हैं। मैडम आपको बतला दे, आपके चैनल तो शायद पता नहीं है कि डिबेट शो है, ड्रामा शो नहीं है। विनोद अरे बंसल जी मैडम, रुक जाइए बोलने प्लीज, बोलिए। मैडम, हाँ बोलिए। मैडम आपको पता होना चाहिए भारत में ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड वो तेलंगाना में है। यादगिरी मंदिर में 700 करोड़ रुपया दिया यहाँ के केसीआर साहब ने। पुजारियों को 25,000 रुपया मिलता है हर मंदिर के हिसाब से। यही तेलंगाना है। यहाँ का हिंदू ज्यादा महफूज है, बीजेपी के झांसे में नहीं आएगा। बीजेपी 10-5 सीट तेलंगाना में नहीं क्रॉस कर सकती है। कैप्चर कर लिया, वो किसने किया समझे? बताओ ना। यहाँ का हिंदू केसीआर के साथ है, इनके साथ, इन पाखंडियों के साथ नहीं है। के गड्ढे जो यहाँ का हिंदू जो है वो केसीआर साहब के साथ है, वहाँ पर पाखंडियों के साथ नहीं है। आराम से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। विनोद बंसल जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। विनोद बंसल जी, आदिल हसन जी आपने एक बात का जवाब नहीं दिया कि आप किसके साथ हैं, आप साथ किसका दे रहे हैं? आप बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस की बी टीम है, या BRS के सहयोगी हैं? मैम हम BRS भी हमारे खिलाफ लड़ रही है, लेकिन 119 सीट पर 9 सीट पे हम लड़ रहे हैं, 110 सीट पे BRS लग रही है। हमें लगता है बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर केसीआर साहब है, इसलिए हम चाहते हैं केसीआर साहब की सरकार बने। और बीजेपी चाहती है हंग असेंबली हो ताकि फिर से फुटअव्वल हो। और हम आपको ये आदिल हसन जी फिर उनकी पुलिस को क्यों धमकाने पर लग जाते हैं आप? आदिल जी, आदिल जी जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं केसीआर साहब, एक मिनट, अरे तो पुलिस को क्यों धमकाने लग जाते हैं? मैडम जी जी जी, पुलिस को नहीं, हम इलेक्शन कमीशन को जांच के लिए बोले हैं। वो पुलिस वाला हमें धमका रहा था, रूप से धमका रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को जांच के लिए बोला है। और सुन लीजिए, मोदी की जरूरत नहीं है, जनता ने मोदी जी के 2 यार, अदानी अंबानी मोदी जी के यार, ठीक है अजय आलोक जी जवाब जी के 2 यार, इटली और अमेठी। रुक जाइए अजय आलोक जी। देखिए, अभी इन्होंने आपके टीवी स्क्रीन पे मान लिया कि ये केसीआर के सहयोगी हैं। तो ये मैंने क्या गलत बोला था जब शुरू में मैंने बोला कि चोर चोर मौसेरे भाई ये और वैसी मिले हुए मिलकर सरकार सहयोगी नहीं है हम, और इसीलिए पुलिस वाले को भी कुछ भी बोल देते हैं कि दौड़ाएंगे दौड़ाएंगे दौड़ाएंगे। ये पुलिस वालों को अपनी जेब में रख के वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। तो मेरी बात तो सही होगी। विनोद बंसल जी को दिक्कत नहीं थी ना? इनकी आवाज बंद कराओ प्लीज। कसम से, क्या इतने बड़े डॉक्टर के बेटा रुक जाइए आदिल हसन जी, अरे आप तुरंत पर्सनल क्यों चले जाते हैं किसी के भी घर पर? आपसे कोई पर्सनल जा रहा है, आपके परिवार की बात कर रहा है? रुकिए एक मिनट अजय आलोक जी। अरे भाई तो काहे गलत बोल रहे हैं? जानकारी नहीं है उनको मैडम। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। इतना बड़ा प्रवक्ता आपने बुला दिया यार, इस पार्टी का प्रवक्ता है मेरे भाई, इसको आदिल हसन जी प्लीज, आपकी आवाज को मुझे बिल्कुल बंद करना होगा। आप अननेसेसरी डिबेट को खराब करना चाहते हैं और एकदम निम्न स्तर पर डिबेट को ले जाना चाहते हैं। आप राजनीतिक बात करिए ना, आप बात करिए अपनी पार्टी की, क्यों किसी के परिवार को बीच में लेकर आते हैं आप? गुंडागर्दी कीजिए। रुकिए एक मिनट, मैडम आप कर रहे हैं गुंडागर्दी आदिल हसन जी। आप यहाँ खुलेआम बैठकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ सबको नजर आ रहा है। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप अननेसेसरी सबके बीच में आ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छे से आता है आदिल हसन जी, मुझे बहुत अच्छे से आता है आपको चुप कराना, आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपकी आवाज पूरे डिबेट में नहीं जाने दूंगी। आवाज कम करिए आदिल हसन जी की। बोलिए अजय आलोक जी। देखिए, बहुत अच्छे से पता है कि भारत में एक सेशन होने के पहले निज़ाम अपनी रजाकार आर्मी के साथ हैदराबाद की जनता, तेलंगाना की जनता पे कैसे जुल्म करते थे। जब भारत में एक सेशन हो गया, निज़ाम हट गया, रजाकार सेना भाग गई, लेकिन कुछ रजाकार के लोग अभी भी मौजूद हैं उसी हैदराबाद में, और वो तेलंगाना पे और हैदराबाद पे बिल्कुल अपने आतंक का साया बना के उन्होंने रखा हुआ है। किसी भी आम हैदराबादी मुसलमान से आप पूछ लीजिए कि ओवैसी जी का क्या आतंक है वहाँ पे। तो ये आतंक का दौर हैदराबाद में ओवैसी का खत्म करना होगा और तेलंगाना में केसीआर का खत्म करना होगा। और कांग्रेस को यहाँ आने नहीं देना है, क्योंकि ये आतंक की भाषा उन्होंने कांग्रेस से ही सीखी है। हमारा यही प्रण है, यही संकल्प है, और इसी संकल्प के साथ हम गए हैं तेलंगाना में। और तेलंगाना की जनता, हमें विश्वास है कि इस बार ऐसा मैंडेट देगी कि ये लोग सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए, क्योंकि इनका सत्ता पे काबिज होने का मतलब है पूरे प्रदेश का शोषण होना, और प्रदेश का शोषण होता है तो देश का शोषण अपने आप हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सत्ता से हटे। आप दीजिए जवाब आदिल हसन जी, आप बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, आपके पास आऊंगी, पूरा मौका दूंगी, आप दीजिए जवाब। मैम देखिए,
मैम आपको बहुत बोल रहे हैं, यहाँ पर ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड है, यहाँ पुजारियों को पैसा मिल रहा है, यादगिरी मंदिर में 700 करोड़ केसीआर साहब दिया है, इनको पता नहीं है 5 सीट भी नहीं ला पाएंगे। यही खासियत है, बीजेपी कांग्रेस मिलके हर जगह लड़ रही है मैडम हमसे फरियाने के लिए। 9 सीट है, राजेंद्र नगर में एक यादव को दिए हैं, उसके खिलाफ तो कोई आ जाए, वहां का मुसलमान, यादव, दलित, पिछड़ा सब यादव जी को राजेंद्र नगर में एमआईएम के कैंडिडेट को दे रहा है। मोदी जी नहीं आ पा रहे, हैदराबाद जो हमारा इलाका है, योगी जी नहीं आ रहे। तो ये तो नहीं आ पा रहे, लेकिन सब मुसलमान एक साथ ये क्यों फैसला कर रहे हैं कि आपको वोट नहीं देना है? कहां चले गए? चलिए, ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, ये तो आपको पता है कि ये तो मुसलमानों को परेशान करने की राजनीति करते हैं। आप तो करते हैं ना मुसलमानों की रहनुमाई, तो आपके लिए क्यों पारित हो रहा है फिर बैठकों में कि आपके साथ नहीं जाना, कांग्रेस के साथ जाना है? नहीं मैडम हमारी खासियत देख लीजिए, तेलंगाना आंध्रा में आज तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, एमआईएम के चलते आज तक बीजेपी सरकार नहीं बनाई। यही हमारी खासियत है, कांग्रेस आएगी बीजेपी को हवा देगी, कांग्रेस आरएसएस की मां है और बीजेपी यानी आदिल हसन जी, आपका एक मात्र मकसद ये है कि बीजेपी की सरकार ना बने और इसके लिए चाहे आपको किसी से भी हाथ मिलाना पड़े। फिर क्यों आप इस बात पर इतना तिलमिलाने लगते हैं जब आपको बी टीम, ए टीम, सी टीम कहा जाता है? तो आप तो खुद सरकार में नहीं है, आप खुद सरकार में नहीं है ना, और सरकार में ना होकर आप सिर्फ बीजेपी को रोकना चाहते हैं, तो आप तो किसी के साथ भी हाथ मिलाएंगे ना फिर? नहीं, हम कांग्रेस को भी रोक रहे हैं, बीजेपी को भी रोक रहे हैं मैडम, आपके माध्यम से। चलिए, मैं आपकी बात को जरा क्लियर कर देती हूँ। तस्लीम रहमानी जी बैठे ना, तस्लीम रहमानी जी बैठे, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। तस्लीम रहमानी जी, आप कन्विंस्ड हैं जो आदिल हसन जी कह रहे हैं उनकी बातों से? हाँ, देखिए प्राची जी, तेलंगाना में 117 सीटें हैं असेंबली की और 25 सीट है इसकी 17 लोकसभा की। अब देखिए, कंटेस्ट नहीं करता एमआईएम 7 सीट से ज़्यादा। इस बार शायद वो उनके साथ हैं किसी अंडरस्टैंडिंग में, तो 9 सीट लड़ रहे हैं, वरना 7 से ज़्यादा सीटें कंटेस्ट नहीं करता। अगर आप मुसलमानों की दावेदारी कर रहे हैं तो आपके पड़ोस में निज़ामाबाद की सीट है, उसमें से कितने असेंबली सेगमेंट पे आप कंटेस्ट कर रहे हैं? आप खम्मम की सीटों पे कितना आप कंटेस्ट कर रहे हैं? देन यू आर टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में करनूल में आप कहाँ कंटेस्ट करने जाते हैं? हमारे तो टिप्स पे है, हम मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं तो लिख पढ़ के करते हैं, जज्बाती अंदाज से नहीं करते। मैं आपको करनूल में भी बता सकता हूँ कहाँ कहाँ आंध्र प्रदेश में मुसलमान है, कहाँ कहाँ तेलंगाना में। आप क्यों नहीं जाते हैं वहां पर? आप उसके बाहर मुल्क के में उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुसलमान है। किसी और को बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आदिल हसन जी, आप ही बोलेंगे? तेलंगाना की बात होगी तो पूरे डिबेट में आप थोड़ी ना बोलेंगे। एक ही आपका परिवार है। अरे तो पहले किसी का और का जवाब तो पूरा होने दीजिए। अरे तो जवाब तो पूरा होने दीजिए। दावेदारी कर सकते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, आप एक परिवार की पार्टी हैं और उस एक परिवार ने हैदराबाद के ऊपर राज किया है, बाकी तेलंगाना में आपका कोई ठीक से यूनिट तक नहीं है। ऐसी सूरत में मुसलमानों की ब्लैंकेट दावेदारी करना, और मुसलमान, अभी आप राजस्थान में भी इलेक्शन लड़के आए हैं, आपने देखा है राजस्थान में क्या हुआ है। और प्राची जी, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, आदिल हसन जी क्यों चर्चा खराब कर रहे हैं? करने दीजिए ना पहले जवाब कंप्लीट। स्टैटिस्टिक्स बता दूंगा कि क्या है। अभी बीजेपी भी नहीं जीत रही है तेलंगाना में, ये सही है, 3-4 सीट हार्डली जीतेगी बीजेपी, वो तो एक कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना और मिजोरम में। तस्लीम रहमान जी, एक सेकंड बीजेपी पर आइएगा पहले जरा। मैं एआईएमआईएम का चूंकि आपने नाम ले लिया तो आदिल हसन जी के पेट में तुरंत दर्द हो जाता है, तुरंत आते मैं जवाब दूंगा। आदिल हसन जी, आप पहली बार तो चर्चा में आए नहीं है। तरीका होता है ना कि कोई अगर बोल रहा है तो अपनी बात पूरी करेगा तब आप जवाब देंगे ना। आप बीच में अननेसेसरी आने की कोशिश करते हैं। आप दीजिए जवाब। जी नहीं, सुन लीजिए। मेरा तेलंगाना के हैदराबाद के बाहर मेरा 250 लगभग कॉर्पोरेटर जिला परिषद मेंबर है। बोधान में, करीमनगर में, निजामाबाद में कुछ हमारा वहां पे डिप्टी मेयर और चेयरमैन है। हम लोग इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, 44% है वहां पर, जहां पर ये सीट, जिस सीट की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। ये हमारा फर्स्ट इशूल है। कांग्रेस को भी हराएंगे। तेलंगाना में फसाद नहीं हुआ है 10 साल में। तो बजट का पूछिए, राजस्थान में सिर्फ 290 करोड़ बजट है, तेलंगाना में 2200 करोड़ माइनॉरिटी बजट है। तस्लीम साहब बात कर पाएंगे? है हिम्मत कांग्रेस से पूछने की कि वहां पर जुनैद नसीर को कितना रुपया मिला? तेलंगाना में जो चेतन शर्मा ने आरपीएफ का गोली मारा, आपसे भी सवाल करने की हिम्मत है और कांग्रेस से भी है, उसकी विधवा को नौकरी दिया और उसके बच्चे को पैसा दिया।
राजस्थान में आप दिलवा पाए हाउस एक के रुपया? अंदर 2 मस्जिदें शहीद हो कांग्रेस गई, की आप चमचागिरी उनको हम नहीं नहीं बनवा करते, पाए। आंख से आंख मिला के बात करते हैं, आप इसीलिए कांग्रेस असेंबली को हाउस दिक्कत के है। अंदर 2 मस्जिदें शहीद हो गई, है, आप वो हिम्मत भी नहीं उसको बनवा दिलवाइए पाए। जो मारा गोली अवैसी केतन साहब वो शर्मा। भी नहीं बनवा पाए। मुझे बताइए कि अरे आपने मस्जिद माइनॉरिटीज सेक्रेटेरिएट के में लिए मस्जिद जो बन गई बजट है, दिया आपको है पता है? उसमें आपके औकाफ का हैदराबाद के अंदर क्या हाल है वो आप बता दीजिए। छोड़ दीजिए पूरे तेलंगाना, तो अभी फिर भी बहुत बड़ी स्टेट है। औकाफ का हाल तेलंगाना सुनिए, हैदराबाद सिटी में क्या है वो बता 2200 दीजिए। करोड़ कितने माइनॉरिटी बिल्डर का बजट माफिया है, है, जो तस्लीम मुसलमान साहब। बिल्डर माफिया ये तेलंगाना है, ये दिल्ली जिन्होंने का दरबार किसी ने नहीं है, किसी तेलंगाना सियासी आदमी है। की मदद से औकाफ पे जितने कब्जा किया है। कॉन्फिडेंट आप तेलंगाना में नजर आ रहे हैं और तेलंगाना में अगर इतना अच्छा काम आप करते हैं तो क्यों नहीं लड़ते अकेले और करिए सरकार बनाने का दावा? क्यों बीआरएस के पीछे आपको चुपना पड़ रहा है और क्यों बीआरएस का हाथ आपको पकड़ना पड़ रहा है? इतना एग्रेशन और इतना एग्रेशन, इतना एक्सप्रेशन आप डिबेट में बैठकर दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर लड़ते हैं आप चुनाव। विनोद बंसल जी, अब रुक जाइए। विनोद बंसल जी, आज तक शरीक नहीं हुई। अब एक एक करके प्लीज। आदिल हसन जी तस्वीर में मानी जी, विनोद बंसल जी बोलिए। प्राची जी देखिए, आज संविधान दिवस है। आज भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि आज भारत का संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के प्रथम पर्व पर भगवान राम दरबार है, भगवान कृष्ण का दरबार है। आप देखिए भगवान महावीर और बुद्ध हैं उसमें, लेकिन क्या हुआ, ये षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने सारी पिक्चरों को उड़ा दिया। आप देखिए षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने भारत से अलग करने का काम जो भाग्यनगर के साथ किया था वो सपना इनका साकार नहीं हो पाया। आज जब भारत के अंदर ये विलय हो गया, भारत के अंदर मिल गया, भारत का अभिन्न भूभाग बन गया, तो भी उसको खंड खंड करने का प्रयास जो कर रहे हैं, ये जातिगत आधार पर भारत को विभाजित करने की कुछ प्रयास कर रहे हैं। मैं एक डेमोग्राफी बता देता हूँ आपको। देखिए जो तेलंगाना की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मुसलमानों का परसेंट 12.7% है और ये सीट लड़ रहे हैं सिर्फ 7% सीट्स पर। आप देखिए और कहते हैं इनकी पार्टी का नाम क्या, मुसलमीन, और बात करते हैं सेकुलरिज्म की। अजीब बात है भाई, कौन नहीं जानता इनके कम्युनल एजेंडे को, कौन नहीं जानता इनको हिंदू द्रोही भारत विरोधी एजेंडे को, कौन नहीं जानता इनको संविधान विरोधी एजेंडे को। अब कौन क्या विरोधी है और तेलंगाना में क्या होगा ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। बहरहाल समय बस इतना ही था मेरे पास, समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।